हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बच्चों पिछले क्लास में सर्कुलर मोशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और उसके संदर्भ में बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था, जैसे कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण और त्वरण से संबंधित जो है हम लोगों ने व्यंजक भी प्राप्त किया था। तो उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से हम लोग ने अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त किया था, तो आज हम लोग किसी दूसरी विधि से किस प्रकार जो है अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करते हैं बच्चों। तो आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे बच्चों, ताकि आप लोग मेरे साथ जो है अपने सिद्धांत को नोट कर पाएँ और उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों एक वैकल्पिक विधि है ना, अल्टरनेट मेथड है ना, जिससे हम लोग आज अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्लास को। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का वैकल्पिक विधि से हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अभिकेंद्रीय त्वरण तो जैसा कि आप लोग इसकी परिभाषा को भली भांति जानते होंगे बच्चों कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने वृत्तीय गति के संदर्भ में जो हम लोग डेफिनेशन दिए थे बच्चों कि कण की गति है ना, वृत्त में जो गति होती है उसी को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति करते कण का जो वेग होता है बच्चों, उस वृत्तीय पथ पर खींचा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, अर्थात त्वरण जो होता है केंद्र के अनुदिश होती है। तो केंद्र के अनुदिश त्वरण होने के कारण जो होता है इसको हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका एक व्यंजक दूसरी विधि से ज्ञात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक क्या है, मेरा एक वृत्तीय पथ है बच्चों, जिस पर कोई कण जो है गति कर रहा है और समय की किसी क्षण पर कोई कण जो है ये P बिंदु पर है और इस बिंदु पर कण का वेग जो होता है स्पर्श रेखा के अनुदिश जो है वो v1 है। कुछ समय के बाद जो है कण जो है पुनः इस Q बिंदु पर चले आता है बच्चों। तो इस बिंदु पर कण का जो वेग हो जाता है परिवर्तित होकर के वो क्या होगा, v2 हो जाता है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, आप जानते हैं। तो इतने समय में कण के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है बच्चों वो कितना हो गया, थीटा है। आप जानते हैं कि इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये जो दूरी है बच्चों, इस दूरी को हम लोग डेल्टा है ना, डेल्टा x हम लोग कहकर चलते हैं। कौन सा दूरी है, P से Q तक की जो दूरी जो होती है कण डेल्टा x है ना दूरी तय करके करता है और समय जो लगता है उसको डेल्टा t लगता है। आप इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वृत्तीय गति करते कण का चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी परिवर्तन होता है वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात उसको हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि वृत्तीय गति करते कण का परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। वेग में परिवर्तन होने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि कण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलते रहती है। वृत्तीय गति करते कण की दिशा जो होती है प्रत्येक क्षण बदलती है, जिसके कारण है ना वेग का बदलता है, लेकिन परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। परिमाण परिवर्तन नहीं होने के कारण मतलब क्या है बच्चों कि मान लिया जाए कि यदि यहाँ P बिंदु पर कोई कण यदि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से यदि गति कर रहा है, तो उस कण का प्रत्येक बिंदु वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जो वेग होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। वेग में परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ परिवर्तन उसके परिमाण में है ना नहीं आएगा, दिशा में परिवर्तन आने के वजह से उसका वेग में परिवर्तन होता है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं बच्चों और उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हैं। देखिए, माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिशील है। समय के किसी क्षण t पर कण P बिंदु पर है। अगले समय
कौन सा समय, टी प्लस डेल्टा टी, है ना, मतलब डेल्टा टी समय के बाद हम इसको कह सकते हैं कि अगले समय टी प्लस डेल्टा टी समय के बाद कण Q पर या Q बिंदु पर चले जाता है, Q बिंदु पर चले जाता है। P तथा Q बिंदु पर वेग का दिशा, P तथा Q बिंदु पर वेग का दिशा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, जो क्रमशः V1 और V2 है, जो क्रमशः V1 तथा V2 है। तो यहाँ वेग का परिमाण तो समान है बच्चों। वेग का परिमाण कहने का मतलब क्या हो गया कि मॉड V1 इक्वल टू मॉड V2 इज इक्वल टू V। हमने मान लिया कि ये क्या है, V है। इसका परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं। तो अब P से Q तक कण के द्वारा देख पा रहे हैं कि कण के द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी डेल्टा एक्स है। तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये भी R है मेरा और ये भी R है बच्चों, है कि नहीं। और P बिंदु पर कण का वेग V1 है और Q बिंदु पर कण का वेग V2 है बच्चों। इस प्रकार हम लोगों ने जाना। P बिंदु पर कण का वेग V1 है और Q बिंदु पर कण का वेग V2 है। कण का वेग की जो दिशा है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश है। परिमाण दोनों का समान है, जिसको हम लोगों ने V माना है बच्चों। तो अब हम लोग सदिश नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए सदिश के नियम से, सदिश क्या होता है बच्चों कि देखिए सदिश के नियम से तो यहाँ पर एक बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि P बिंदु पर कण का वेग V1 है और Q बिंदु पर कण का वेग V2। तो ये वेग सदिश को यदि हम एक बिंदु से मिला देते हैं, वो बिंदु मेरा C प्राप्त होगा। वेग सदिश को हम लोग एक बिंदु C पर मिलाएंगे तो ये जो मेरा प्राप्त होता है, ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये मेरा V1 है, अर्थात है कि नहीं, ये मेरा वेग V1 होगा। एक बिंदु से दोनों को वेग को हम लोग मिला दिए। इस प्रकार इधर भी मिला देंगे। ये वेग कितना है मेरा बच्चों, ये मेरा V2 है ना। इस बिंदु का नाम हम A दे देते हैं और इस बिंदु का नाम हम B दे देते हैं। तो दोनों के वेग के जो अंतराल होगा सदिश के नियम से, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि आपको अच्छी तरह समझा देते हैं बच्चों कि ये जो कण जो है V1 से V2 की ओर गति कर रहा है इस प्रकार। तो इसका सदिश के नियम से हम ये AB इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं बच्चों कि AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो सदिश का नियम से आप जानते हैं कि इतना, ये देखिए इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसको इधर होना चाहिए बच्चों। तो लेकिन ये उल्टा दिशा में है, तो AB बराबर जो मुझे प्राप्त होगा सदिश के नियम से आप जान गए होंगे कि ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये सॉरी V2 माइनस V1, यही वेग होगा बच्चों, V2 माइनस V1 होगा। तो यहाँ पर फोटो में भी आप देख पा रहे हैं कि कण का P तथा Q बिंदु पर कण का वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है। कण का वेग में परिवर्तन है V2 माइनस V1, क्योंकि P बिंदु पर कण का वेग V1 है और Q बिंदु पर कण का वेग V2 है। तो कण का वेग में परिवर्तन कितना हुआ, V2 माइनस V1। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इस फोटो से स्पष्ट हो रहा है कि ये चित्र आपको बता रहा है कि कण का वेग में किस प्रकार परिवर्तन
परिवर्तन हो रहा है। तो ये चित्र मैं यहीं से उठा करके लाया हूँ, तो इसमें संशय की कोई बात नहीं है कि नहीं। आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि कण का वेग v1 है और q बिंदु पर कण का वेग v2 है। तो आप कह सकते हैं p तथा q बिंदु पर कण का वेग में परिवर्तन क्या है, v2 माइनस v1। तो यहाँ पर भी वही है कि कण का वेग में परिवर्तन v2। इसका मतलब है कि यहाँ इससे ये इक्विवेलेंट फोटो है, इसका ये इक्विवेलेंट फोटो है। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, डेल्टा v है। यही डेल्टा v इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाता है, v2 माइनस v1 होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा कि OPQ एक त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है कि CA है ना B, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो समरूप कैसे होंगे बच्चों, इसके लिए आप थोड़ा सा देखिए। यदि हम P और Q को है कि नहीं बहुत अल्प दूरी से पृथक यदि कोई दूरी मान लें तो यहाँ से थीटा कोण बहुत कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये इसको हम PQ को एक सरल रेखा मान सकते हैं, है कि नहीं, एक वक्रीय रेखा है, लेकिन फिर भी यदि थीटा कोण कम हो, बहुत अल्प होगा, तो PQ वक्रीय पथ को हम लोग एक लगभग सरल रेखा मान सकते हैं। तो इस सरल रेखा मानने के आधार पर ये एक त्रिभुज हो जाएगा, POQ एक त्रिभुज हो जाएगा। तो कैसा त्रिभुज होगा, इसकी भुजा R है, इसकी भुजा R है, तो इसका मतलब दो भुजा बराबर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये भुजा इसका v1 है बच्चों, ये भी भुजा इसका v2 है। तो चूंकि वेग का परिमाण समान है, अतः ये इसका मॉड v1 इज इक्वल टू v है, मॉड v2 इज इक्वल टू v है। इसका मतलब ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चूंकि ये थीटा कोण बना रहा है, ये भी कोण यहाँ से थीटा, दोनों वेग थीटा कोण से ही पृथक होगा। तो दो भुजा और एक कोण दोनों का बराबर है। इसका मतलब हो गया कि समरूपता के सिद्धांत से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो सदिश के नियम से कहेंगे कि देखिए कि v1 सदिश तथा v1 सदिश तथा v2 सदिश को एक बिंदु C से मिलाते हैं, एक बिंदु C से मिलाते हैं, एक बिंदु C से मिलाते हैं, जिससे CAB समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है, समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है बच्चों। तो इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। तो दो त्रिभुज के बीच में हम लोग तुलना करेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों, तो त्रिभुज एक लेते हैं हम लोग OPQ तथा एक त्रिभुज और हो गया CAB। दोनों कैसा त्रिभुज हो गया, हमने पर बता दिया समरूपता के सिद्धांत से। आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे ये समरूप हो गया, है कि नहीं। OPQ तथा CAB एक समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी भुजा लेते हैं बच्चों। इसका भुजा, एक भुजा हो गया डेल्टा V और एक भुजा हो गया V1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा V और बाय यहाँ पर हो गया V1 इज इक्वल टू, अब इसमें एक भुजा लेंगे, चूंकि यहाँ पर AB लिए हैं तो यहाँ पर भी हमको PQ लेना पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पर PQ कितना है मेरा, देख पा रहे होंगे आप लोग, PQ इज इक्वल टू कितना है ना, PQ इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा X है, और एक भुजा हमको R वाला लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है डेल्टा X बाय R हो जाएगा। ये समरूपता के सिद्धांत से है, आप लोग अपने कॉपी में फोटो को जरूर बना लीजिएगा। तो डेल्टा X बाय यहाँ पर हो गया R। चलिए अब ये समीकरण हमको आसानी से प्राप्त हो गया। ये बहुत ही आसान चीज़ है, आप लोग इसको अच्छा से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब एक बात और है बच्चों कि कण जो है, कण का वेग का परिमाण तो भी है। इसका मतलब है कि कण भी वेग से P से Q तक चला और डेल्टा X दूरी डेल्टा T समय में तय किया। वही बात को हम यहाँ पर लिखते हैं कि देखिए कण भी वेग से, है कि नहीं, भी वेग से चलकर डेल्टा X दूरी डेल्टा T समय में तय करता है, डेल्टा T समय में तय करता है। तो आप कहेंगे कि v कहाँ से आया, तो मैंने पहले कहा है कि वेग का परिमाण समान है, उस परिमाण को हम लोगों ने v माना है बच्चों, है कि नहीं। तो वेग से चलकर डेल्टा x दूरी डेल्टा t समय में तय करता है। तो v इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख देंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x बाय होगा डेल्टा t। तो डेट सिंप्लाइज डेल्टा x इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा v डेल्टा t। तो डेल्टा x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो लिखेंगे डेल्टा x का मान रखने पर,
डेल्टा एक्स का मान रखने पर। तो डेल्टा एक्स का यदि हम लोग मान रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमको डेल्टा भी प्राप्त होगा, और ये तो भी है तो वेग v1 है तो इसका भी परिमाण तो भी ही होता है, तो इसका मॉड यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मॉड v1 इज इक्वल टू, इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, v डेल्टा t और बाय यहाँ पर हो गया r। तो मॉड v1 इज इक्वल टू v होता है, तो ये हो गया डेल्टा v और डेल्टा t को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से हो गया डेल्टा t, तो यहाँ से मॉड हम लोग का ऊपर जाएगा तो v इंटू मॉड हो गया v1 और नीचे में हो गया बाय r। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉड v1 इज इक्वल टू क्या होता है, v। तो यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया v इंटू v बाय r, और v को v से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r हो जाता है। और डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये त्वरण होगा। तो त्वरण इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, v स्क्वायर बाय r मिलता है। तो कल जो समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था पिछले क्लास में, तो वो समीकरण मुझे यहाँ से भी प्राप्त होता है, त्वरण a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, जहाँ a बराबर मैंने क्या लिखा है, a बराबर हो गया डेल्टा v बाय हो गया डेल्टा r, ये चीज़ मैंने वहाँ पे पुट किया। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यह एक अभिकेंद्रीय त्वरण का समीकरण है। ये क्या हो गया, यह अभिकेंद्रीय त्वरण का समीकरण है बच्चों, यह अभिकेंद्रीय त्वरण का समीकरण है, त्वरण का समीकरण है बच्चों, अभिकेंद्रीय त्वरण का समीकरण है। तो इस प्रकार जो है हम लोग वैकल्पिक विधि अल्टरनेट मेथड से भी हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक और उपाय है बच्चों। तो चलिए एक विधि है बच्चों जिससे हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करते हैं। जितनी भी तरह की बातें होती है कि नहीं, वृत्तीय गति से संबंधित जितने भी तरह के मेथड हैं जिससे हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, वो सारा विधि मैं आपको जरूर बताऊंगा बच्चों, है ना। ये वीडियो आप लोग से दूर कभी नहीं होगा, एकदम नॉलेजेबल वीडियो है बच्चों। इसे शांत और अस्थिर दिमाग से देखेंगे तो आपको फिजिक्स की हर एक रहस्य के बारे में आपको जरूर पता चलेगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। भले यहाँ पर संसाधन की बहुत कमी है, यहाँ पर बोर्ड में पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग पेड में पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से गणितीय तथ्यों के आधारित जितने भी प्रकार के तथ्य सिद्धांत है सभी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसमें कहीं आपको कहीं दूसरे वीडियो की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अभिकेंद्रीय त्वरण का सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में एक और हम लोगों ने अवकलन विधि के द्वारा अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त किया। यहाँ पर आप लोग देखें कि सदिशीय विधि के द्वारा हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त किया। अब हम लोग वेग के वियोजन मेथड से देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिए और इस क्लास का आप लोग सिर्फ आनंद लीजिए। देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण का एक और मेथड है बच्चों, उसको अच्छी तरह से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, है कि नहीं, कैसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक पुनः एक तरीका से हम लोग निकालते हैं। तो पुनः लिखते हैं यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। यहाँ पर भी हमको वही बातें यहाँ लेनी है बच्चों, थोड़ा सिद्धांत जो है वही चीज़ रहेगा, लेकिन कुछ बदलाव होगा तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई कण जो है देखिए वृत्तीय गति कर रहा है या वृत्तीय पथ पर वो गतिशील है। कण के समय के किसी क्षण पर कण जो है P बिंदु पर है और कण का केंद्र जो है O है और ये त्रिज्या जो है उसकी r है। कण P बिंदु पर कण का वेग कितना है, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश हम लोग जानते हैं कि v1 होता है। इसी प्रकार t समय में, है ना, या डेल्टा t समय में, जो भी आप कहेंगे कि t समय में कण जो है कहाँ पे चले आ जाता है बच्चों, q बिंदु पर चले आता है, q बिंदु पर चले आता है। तो इस बिंदु पर कण का जो वेग होगा वो वेग कितना हो जाएगा, v2 हो जाता है। चूँकि वेग का परिमाण तो समान है, चाहे v1 लिखिए चाहे v2 लिखिए, ये दोनों वेग जो है वो v के बराबर है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वेग का दो लंबवत दिशा में वियोजित ले लेंगे, वियोजित मान ले लेंगे बच्चों इस प्रकार। उससे पहले हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये इसका कोणीय विस्थापन कितना है, तो इसको हम लोग यहाँ से मिलाएं। ये एंगल हो गया बच्चों थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो इसी प्रकार जो होगा इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक वियोजित मान इस प्रकार हम लोग लेते हैं, इस प्रकार, है कि नहीं। तो वियोजित मान हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि देखिए कि है ना, ये चीज़ ये कोणीय विस्थापन इसका क्या हो गया, थीटा हो गया बच्चों। तो ये भी कण का वेग यहाँ पर हम लिख देते हैं
कि मॉड v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वेग v है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि मॉड v इज इक्वल टू ये भी v है। इसका मतलब है कि p बिंदु पर भी कण का वेग का परिमाण v है और q बिंदु पर भी कण का वेग का परिमाण v ही है। और कण का कोणीय विस्थापन थीटा है, कितने समय में है, तो डेल्टा t समय में है। तो p से q तक कण का जो तय की गई जो दूरी है बच्चों, वो कितना है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या माना, वो डेल्टा x है। यहाँ पर कण कितने समय में पहुँचता है, तो t समय में पहुँचता है। और q बिंदु पर कण कितने समय में पहुँचता है बच्चों, तो t प्लस डेल्टा t समय में कण q बिंदु पर पहुँचता है। इसका मतलब है कि p से कण को q बिंदु तक जाने में लगा समय डेल्टा t है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारे गणितीय तथ्य छुपे हुए हैं बच्चों, उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इसका लैंग्वेज लिख देता हूँ। देखिए, माना कोई कण, देखिए माना कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, है ना, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान परिमाण का ये या चाल का ये, एक समान चाल से, है ना, त्वरित गति करता है। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। मैंने तो लिखा कि एक समान चाल से त्वरित गति करता है, मतलब क्या हुआ है कि नहीं, कहने का मतलब हो गया कि एक समान चाल, चूंकि कण का गति में परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है, अतः चाल उसका परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि चाल परिमाण पर निर्भर करता है। और त्वरण है इसका मतलब है कि वेग परिवर्तन होता है। यहाँ पर हमने पहले पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था बच्चों कि इसमें चाल में परिवर्तन नहीं होता है, तो किस में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन होगा तो ही त्वरण उत्पन्न होता है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि त्वरण किसी वस्तु में कब उत्पन्न होता है, जब वस्तु में वेग में परिवर्तन आता है। इसका मतलब है कि वृत्तीय गति करते कण का वेग में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि वेग की दिशा बदलती है, प्रत्येक क्षण कण के वेग की दिशा बदलती है, इसीलिए वेग में परिवर्तन होता है। और वेग में परिवर्तन होने की वजह से कण में त्वरण उत्पन्न होता है, जिस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र के अनुदिश होती है। हम लोग जानते हैं, इसका मतलब है कि वृत्तीय गति करते कण में त्वरण होता है, एक त्वरित गति होती है, त्वरण के साथ गति होती है, इसीलिए तो इसको अभिकेंद्रीय त्वरण हम लोग नाम देते हैं, जिसका व्यंजक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं बच्चों। तो हमने क्या लिखा कि माना कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से त्वरित गति करता है। देखिए टी समय में कण P बिंदु पर है कि नहीं, T प्लस डेल्टा T समय के बाद कण Q बिंदु पर चले आता है या चले जाता है कि नहीं। इन बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। वेग का परिमाण समान है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वेग का परिमाण समान है, कण का वेग का परिमाण। तो v1 मॉड v1 इज इक्वल टू मॉड v2 इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या माना, v माना। यहाँ हम लोगों ने v माना बच्चों। इस प्रकार वेग का परिमाण समान है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कण के द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई रेखीय दूरी कितनी होगी, डेल्टा एक्स है। रेखीय दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स है कि नहीं, तय की गई रेखीय दूरी डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पर बात आप लोगों को समझना है बच्चों, ध्यान से इस बात को देखिएगा बच्चों कि देखिए P बिंदु पर कण का है कि नहीं, एक काम करते हैं कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं A, इसको हम लोग नाम दे देते हैं A और ये O है ही मेरा। तो कहने का मतलब है कि P बिंदु पर PA दिशा के अनुदिश कण का वेग कितना है, v है, लेकिन कण का
P बिंदु पर PO दिशा के अनुदिश वेग का वियोजित मान कितना होगा। तो इसी चीज़ पर हम लोग विचार करना। चलिए हम लोग पहले लिखते हैं बच्चों, इस पर आप ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों। देखिए P बिंदु पर है ना, P बिंदु पर कण का वेग किसके दिशा, PA दिशा के अनुदिश, PA दिशा के अनुदिश कितनी है, V है। अनुदिश कहने का मतलब हो गया कि मॉड V1 इज इक्वल टू V है। अब इसी प्रकार देखेंगे P बिंदु, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, P बिंदु पर कण का वेग PO दिशा के अनुदिश कितनी होगी, तो वियोजित मान लीजिए, PO दिशा के अनुदिश। तो अब हम लोग वियोजित मान जब लेते हैं तो बच्चों, तो हम लोग कहते हैं कि जिसके द्वारा कोण बनता है उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। नहीं, एक बार हम समझा देते हैं बच्चों। यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे कि ये आपका दो वियोजित मान हो गया, किसका, ए का। ये ए एक कोई सदिश राशि है और इसके द्वारा ये कोण थीटा बना रहा है, ये कोण थीटा। तो ए का इस दिशा में वियोजित मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत दिशा में क्या होगा वियोजित मान, ए साइन थीटा। तो इस बात को आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार फोटो है, देख पा रहे होंगे कि पी ए बेग है और इस बेग जो है वो पी ओ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब होगा कि इस बेग का पी ओ दिशा में वियोजित मान कितना होगा, भी कॉस 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये चीज़ देख रहे होंगे, है कि नहीं। तो इसके अनुदिश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भी कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब है कि वेग का कंपोनेंट पी ओ दिशा के अनुदिश 0 होगा बच्चों। तो चलिए अब हम लोग क्यू दिशा के अनुदिश बात करते हैं। तो ये कोण आपका थीटा है बच्चों, ये वाला कोण थीटा है। तो उदग्र से ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये भी कोण थीटा हो जाएगा बच्चों, ये कोण थीटा। हम इसको अच्छा आसानी से साबित कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये अभी हम लोग किधर से माप रहे हैं बच्चों, कौन सा माप रहे हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये कोण माप रहे हैं ना, ये उदग्र से मतलब बेग के साथ क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण है। तो यहाँ पर भी होगा कि उदग्र दिशा ये है, उसके साथ क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण, बेग का कंपोनेंट इस दिशा में होगा। तो ये कोण थीटा है। तो पी से क्यू बिंदु तक गया तो कितना कोण अंकित किया, तो थीटा। तो इसका मतलब है कि बेग का जो झुकाव होगा उदग्र दिशा में वो भी थीटा ही कोण होगा। इसको अच्छी तरह समझिए। हम कह रहे हैं कि पी से क्यू तक कण गया तो उतनी समय में कण केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो ये जो आपका ये जो मान लेते हैं कि वृत्तीय पथ पर ये जो कण गति कर रहा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाएगा इसका ये कण का झुकाव होते जाएगा बच्चों, इस प्रकार झुकेगा, और जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो कण का पूर्णतः इस प्रकार झुक जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि पी से क्यू बिंदु तक गया, कण यहाँ पर कोण थीटा कोण अंकित किया, तो क्यू बिंदु पर भी उदग्र के साथ वो थीटा ही कोण होगा ना, कि थीटा कोण से ही झुक रहा है। बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। देखिए एक बार और समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि P से जैसे जैसे कण ऊपर की ओर जाता है तो ये जो बिंदु, ये जो रेखा है, स्पर्श रेखा जो होता है, वो उसका झुकाव शुरू हो जाता है बच्चों, है कि नहीं। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो कण इस प्रकार झुकेगा, इस प्रकार झुकेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि P बिंदु पर कण यदि थीटा कोण अंकित कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो उदग्र से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो Q बिंदु पर वो उदग्र से कितना कोण से झुका, थीटा कोण से ही झुकेगा ना बच्चों। तो इस बात को समझिए। समझ पा रहे हैं, इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर समझाने का मैं प्रयास करता हूं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिए, ध्यान से इस बार देखना है कि नहीं। एक बार देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृत्तीय पथ हम इस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर कण देख रहे हैं, यहाँ पर कण का देखिए इस प्रकार स्पर्श रेखा इधर होगा, यहाँ पर कण का स्पर्श रेखा इधर होगा, यहाँ पर कण का स्पर्श रेखा किधर होगा बच्चों, इधर होगा, और यहाँ पर कण का स्पर्श रेखा इधर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कण का देखिए स्पर्श रेखा की झुकाव देखिए बदलते जा रही है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर भी इधर है। तो इसका मतलब है कि उदग्र दिशा के साथ इसका कोण में बारी बारी से परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर यदि कण 90 डिग्री का कोण बना रहा है और क्यू बिंदु पर यदि केंद्र पर थीटा कोण अंकित कर रहा है, तो क्यू बिंदु पर कण का जो वेग होगा वो उदग्र से कितने कोण पर झुका, थीटा कोण पर झुका। तो इसको समझ में आ गया बच्चों। नहीं समझ में आता है तो इसको इमेजिनेशन करिए, क्योंकि फिजिक्स जब समझने के लिए आपको कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कल्पना नहीं करिएगा बच्चों, और इसको जब तक आप अपने दिमाग में इसके बारे में बार बार विचार नहीं करिएगा, इसमें सोचिएगा नहीं, इसमें जब तक आप हम मेरे समझाने के बावजूद भी आप इसको समझ नहीं पाएंगे बच्चों। तो इसको आप लोग खुद अपने से, यदि मेरी बोली से आप लोग समझ गए तो ये बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो उसको अपने से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि फिजिक्स की बहुत ऐसी बातें होती है जिसको है ना टीचर के द्वारा नहीं समझाया जाता है। जब तक आप उस पर विचार नहीं करेंगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए Q बिंदु पर है कि नहीं, Q बिंदु पर कण का वेग उदग्र से, है ना, उदग्र से थीटा कोण पर झुकता है, थीटा कोण पर झुकता है, थीटा कोण पर झुकता है बच्चों, थीटा कोण पर झुकता है। तो अब हम कहेंगे, एक बात समझिएगा, तो इस वेग का, है कि नहीं, यहाँ पे फोटो देखेंगे, यहाँ तो ये वेग हो गया थीटा, ये भी है, तो इसके इस दिशा में कण का वेग का वियोजित मान कितना हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा भी कॉस थीटा, यही होगा ना बच्चों वेग का, क्योंकि इसके साथ ये थीटा कोण बना है, तो जिसके साथ कोण बनता है उसके साथ हम कॉस थीटा लेते हैं, लेकिन इसके जस्ट लंबो दिशा में वियोजित मान ये है, तो इसके दिशा में क्या होगा, कंपोनेंट हो जाएगा भी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट किस दिशा में है, तो आप देख पा रहे केंद्र की दिशा है, ये केंद्र की दिशा है, तो कहेंगे कि केंद्र के अनुदिश मतलब PO दिशा के समांतर, तो केंद्र के अनुदिश कण का वेग भी साइन थीटा है, और क्या हो गया, लंबवत दिशा में कण का वेग भी कॉस थीटा है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, अपने फोटो को बना लीजिए बच्चों एक बार फिर से, उसके बाद, है ना, क्योंकि अभी मैं नीचे करूँगा तो ये आपका झप जाएगा बच्चों, तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, देखिए Q बिंदु पर, देखिए Q बिंदु पर कण का वेग, Q बिंदु पर कण का वेग PA दिशा के समांतर कितना होगा, है ना, Q बिंदु पर कण का वेग PA दिशा के समांतर, PA दिशा के समांतर, तो आप लोग जानते हैं कंपोनेंट कितना हो गया, भी कॉस थीटा, नहीं बच्चों, भी कॉस थीटा। यदि, और एक बात यहाँ पर देखिए, यदि थीटा का मान बहुत कम है, यदि कोण थीटा का मान बहुत कम है, बहुत कम है मतलब बहुत छोटा होगा, यदि थीटा मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यदि लगभग 0 मतलब टेंस टू 0, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली नहीं मान करके टेंस टू मानते हैं बच्चों, है ना, यदि थीटा यदि टेंस टू 0 होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है बच्चों, इसका बात याद रखिएगा, है कि नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको यदि थीटा का मान बहुत कम होता है तो कॉस थीटा का मान 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो PA देखेंगे, PA दिशा के अनुदिश, PA दिशा के समांतर कितना हो जाएगा वेग, PA दिशा के समांतर वेग हो जाएगा मेरा, सिर्फ भी प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, सिर्फ भी प्राप्त होगा, है कि नहीं, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि थीटा का मान बहुत कम हम लोगों ने लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए Q बिंदु, चित्र को आप लोग देखिएगा बच्चों, फिगर को आप लोग जरूर देखिएगा कि Q बिंदु पर, है कि नहीं, Q बिंदु पर कण का वेग किसके समांतर, तो PO, है ना, PO दिशा के समांतर कितना हो जाएगा, PO दिशा के समांतर कितना होगा, कहिए जल्दी से, भी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर तो हम लोग कोण थीटा ले लिए हैं बच्चों, तो कोण यदि थीटा बहुत अल्प लिए हैं, है कि नहीं, कोण यहाँ पर बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है थीटा टेंस टू 0 हो गया, तो यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज़ होता है कि यदि थीटा का मान बहुत कम है या टेंस टू 0 होता है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये किस फार्मूला से, तो ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला लिमिट में आता है बच्चों, वो चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, या साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है ना। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको साइन थीटा लेना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, देखिए लिमिट यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो थीटा इंटू यहाँ पर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कि जो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, सिर्फ यहाँ आपको प्राप्त हो गया थीटा। तो इसका मतलब हो गया यदि कोण का मान अल्प होता है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज़ हम लोग जान गए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए PO दिशा के समांतर वेग कितना हो जाएगा, PO दिशा के समांतर वेग हो जाएगा मेरा सिर्फ भी थीटा प्राप्त होगा,
हो गया। तो अब आप लोग देखे होंगे कि फिर से देखिए एक बार कि Q बिंदु पर है कि नहीं, Q बिंदु पर P ए दिशा के समांतर वेग हमको क्या प्राप्त हो गया, v cos थीटा प्राप्त होता है। तो cos थीटा का मान यहाँ पर 1 हो गया क्योंकि थीटा अल्फ होता है, तो इसीलिए वेग यहाँ पर v होगा। वहीं Q बिंदु पर कण का वेग P O दिशा के समांतर v sin थीटा प्राप्त होता है, लेकिन थीटा का मान अल्फ होता है, इसलिए sin थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाता है। तो वेग कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, v थीटा के बराबर होगा। तो अब हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे कि P और Q बिंदु से, कि देखिए कण को P से Q तक जाने में t समय लगता है। तो अब हम कहेंगे कि कण का कि P A दिशा में t समय में वेग परिवर्तन कितना होता है, मतलब यहाँ पर कण का वेग v हो गया, यहाँ पर भी कण का वेग v होगा उदग्र दिशा में, तो t समय में वेग परिवर्तन कितना होगा। फिर इसके लंबवत दिशा मतलब PO दिशा में P से Q तक गया तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि PA दिशा के समांतर या PA दिशा में कण का PA दिशा में कण का वेग P से Q तक जाने में t समय में परिवर्तन कितना होता है, t समय में परिवर्तन कितना होगा बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि P बिंदु पर भी कण का उदग्र दिशा में वेग भी है और Q बिंदु पर भी कण का उदग्र दिशा में वेग भी है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, v माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कण का वेग में परिवर्तन नहीं होता है। तो कण क्या होता है, एक समान चाल से गति करता है, क्योंकि कण का वेग का परिमाण समान होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मैथमेटिक्स बता रहा है कि वृत्तीय गति करते कण का उदग्र दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि वेग का परिमाण समान है। वेग का परिमाण, सिर्फ वेग में क्या परिवर्तन होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी तरह PO दिशा में, चलिए बात करते हैं अब हम लोग PO दिशा का। आप लोग इसको बच्चों जरूर अपने कॉपी में नोट करिएगा। देखिए PO दिशा है कि नहीं, PO दिशा में कण का वेग P से Q तक है ना, P से Q तक जाने में t समय में कितना परिवर्तन आता है, t समय में परिवर्तन कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बिंदु पर कण का वेग कितना है, VQ है बच्चों, है कि नहीं। सम PO दिशा में VQ है और है ना P बिंदु पर कण का वेग 0 है, PO दिशा के अनुदिश, है कि नहीं। तो अब कुल कितना वेग हो गया, मेरा VQ हो गया बच्चों। तो ये वेग हमको प्राप्त हुआ। एक बात है बच्चों, देखिए ये किस दिशा में, इसको देख लीजिए PO दिशा में। तो PO दिशा में क्या होता है, PO दिशा में मेरा कण का त्वरण है कि नहीं, क्योंकि PO दिशा केंद्र के अनुदिश है और केंद्र के अनुदिशी कण का त्वरण होता है। तो हम कहेंगे कि कण का t समय में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो चलिए कण का वेग समझ में आ गया, तो लिखेंगे कि t समय में कण का वेग में परिवर्तन या उत्पन्न त्वरण, t समय में कण में उत्पन्न त्वरण, t समय में कण में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, कण में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा v थीटा बाय हो जाएगा t। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। और एक चीज़ देखिए, कोण की परिभाषा से, कोण का क्या परिभाषा होता है बच्चों, है कि नहीं। कोण की यहाँ पे हम लोग t लिख रहे हैं बच्चों। P से Q तक कण को जाने में डेल्टा t समय लगता है। और इस चीज़ को मैं यहाँ पर रियलाइज़ कर रहा हूँ बच्चों कि मिसप्रिंटिंग हो रहा है हमसे, कि हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि P से Q तक कण को t समय में परिवर्तन नहीं, क्योंकि इस चीज़ को हम एक बार फिर से आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि कण जो है P बिंदु पर t समय में और Q बिंदु पर जब वो पहुँचता है तो t प्लस डेल्टा t समय में। तो आप जान सकते हैं कि P से Q तक जाने को कितना समय लगता है, t प्लस डेल्टा t माइनस t, तो t कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा t समय लगता है। तो यहाँ पर मैं मिस प्रिंट हो रहा हूँ बच्चों बार बार, इसके लिए मैं आप लोगों को खाली डेल्टा लिखना है कि डेल्टा समय में, है ना, डेल्टा t समय में, कि है कि नहीं, यहाँ से P से Q तक डेल्टा t समय में परिवर्तन कितना होगा बच्चों। इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर भी डेल्टा t आएगा बच्चों, यहाँ पे डेल्टा t, सब जगह डेल्टा हम लोगों को बैठाना पड़ेगा। तो डेल्टा t समय में कण में उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल टू VQ बाई डेल्टा t। तो देखिए कोण का परिभाषा से,
कोण का ये छोटा सा स्मॉल मिस प्रिंटिंग था बच्चों। कोण की परिभाषा क्या होती है, हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर कितना होगा बच्चों, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चलिए डेट सिंप्लाइज, अब फोटो को आप लोग यहाँ पे देखिए, कोण कितना है, यहाँ पर कोण कितना है बच्चों थीटा, चाप P से Q तक डेल्टा x है कि नहीं, और ये त्रिज्या इसकी r है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा x बाय r होगा। तो चलिए हम लोग वहाँ पर वही चीज़ रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मेरा डेल्टा x बाय r होगा। अब ये थीटा का मान को हम लोगों को यहाँ पे रखना है, तो इसे आप अपने कॉपी में जल्दी से उतारिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं बच्चों आगे। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो त्वरण मुझे क्या प्राप्त होगा, तो a इज इक्वल टू हमको मिलता है v है कि नहीं बाय डेल्टा t, और इधर मेरा थीटा का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा x बाय r होगा बच्चों। तो a इज इक्वल टू इसको यहाँ लिखेंगे v बाय r, और ये हो गया डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब हमको बताइए कि कण का रेखीय वेग कितना होगा। कण इस प्रकार है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये p बिंदु है, ये q बिंदु है, यहाँ से उसको डेल्टा x दूरी तय कर रहा है, कितना समय में, डेल्टा x। तो कण का वेग कितना हो रहा है, कण का वेग तो v है, तो वेग की परिभाषा से कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, डेल्टा x बटा डेल्टा t होगा, तो इसके जगह में हम लोग v रख देंगे। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, v बाय r इंटू यहाँ पर v, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r। यही मेरा अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक है बच्चों। तो इस तरह आप लोगों ने दो विधि देखा, अल्टरनेट मेथड का प्रयोग करके हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त किए हैं बच्चों। तो इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि अभिकेंद्रीय, क्योंकि ये लेसन का लास्ट टॉपिक्स में आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ बच्चों, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा बच्चों, देखिए रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच में संबंध क्या होता है, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच संबंध, कोणीय त्वरण के बीच संबंध क्या होता है। तो हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या होता है, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ t से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे देखिए दोनों तरफ t से भाग देने पर, दोनों तरफ t से भाग देने पर, दोनों तरफ t से हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या होगा, तो देखिए दोनों तरफ हम लोग t से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा बाय यहाँ पर t हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज, तो v बाई टी वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं, और यहाँ पर r, यहाँ पर हो गया कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसको हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं। यहाँ अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई टी, यहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय वेग का समय में परिवर्तन, तो कोणीय वेग का समय में परिवर्तन को हम लोग कोणीय त्वरण कहते हैं, इसको अल्फा से सूचित किया जाता है। तो जो संबंध होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार हम लोगों को प्राप्त होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। अभी आप लोगों का सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, ये सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन का अंत है, क्योंकि आगे हम लोगों को जब पढ़ना है उसमें एक तरह से आप लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, है कि नहीं। वहाँ पर भी आप लोगों का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप लोगों को जानना है कि नहीं, कि अभिकेंद्रीय बल से है ना क्या क्या प्रभाव
पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ उसमें आता है बच्चों। तो आज का जो लेसन का जो समाप्ति है वो सिर्फ क्या चीज़ है, 2 डायमेंशनल मोशन का अंत हो रहा है। यहाँ पर जो समाप्ति हो रहा है 2 डायमेंशन, सर्कुलर मोशन का ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ, सर्कुलर मोशन का, क्योंकि सर्कुलर मोशन आप लोगों को आगे पढ़ना है ना। आज यहाँ पे 2 डायमेंशन मोशन कंप्लीट करता हूँ मैं बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, वो बनेगा मोशन के बारे में, है ना, गति के बारे में बनेगा। हम लोगों ने गति के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, गति बल के बारे में पढ़ना है। गति और उसका बल के नियम को हम लोगों को जानना है कि नहीं। इसमें हम लोगों को जड़त्व के बारे में पढ़ना है, न्यूटन्स के नियम के बारे में पढ़ना, बहुत सारे तत्व है बच्चों, तथ्य है जिसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से अपने कॉपी में नोट करें बच्चों, और उसके बारी बारी उसे देखने का प्रयास करें, है ना। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस लेसन के समाप्ति के बाद जो है इसका नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक्स होगा बच्चों वो सर्कुलर मोशन का 2-4 न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा, सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल, उसके बाद में मोशन को शुरुआत कर दूंगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक ही टॉपिक्स है जो कि मेरा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, बस उसमें हम 1-2 न्यूमेरिकल्स को ऐसे आने वाले आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में गति के नियम को शुरू करूंगा बच्चों उसी दिन, है ना। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इस लेसन को आप लोग बारी बारी इसे देखें और इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये लेसन यदि आप लोग नहीं समझते हैं तो आगे जो वृत्तीय गति से संबंधित जो भी तरह के आएगा सिद्धांत, उस समय आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझना ही बहुत ही ज़रूरी है, 2 डायमेंशन मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी अभी फिजिक्स का जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो एक बेसिक, इसको फिजिक्स कहा जाता है, बेसिक फिजिक्स है। ये बेसिक फिजिक्स की जब तक आप लोग पोस्टुलेट्स को नहीं समझेंगे, अवधारणाओं को नहीं समझेंगे, तब तक इसे आगे आने वाले और भी डिफ़िकल्ट जो फिजिक्स होते हैं उसको आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप लोग के साथ रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो है जितने भी टॉपिक्स को मैंने अभी तक 2 डायमेंशन मोशन चाहे शुरू से बताया हो, है ना, उसको अच्छी तरह से आप लोग समझने का प्रयास करें। आप यदि समझते हैं कि नहीं मैं वीडियो को एक बार देखूंगा और मुझे ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है बच्चों, ये इम्पॉसिबल है कि एक बार में आप लोग हर चीज़ को समझ जाएं। यदि आप एक बार में टॉपिक्स में देख करके यदि आप नोट्स बनाते हैं, है ना, तो नोट्स बनाने के बाद भी आप इसको एक बार वीडियो देखें। इसीलिए मैं अल्टरनेट जो है वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि बच्चों को एक दिन का मौका मिले उस टॉपिक्स को अपने आप खुद से पढ़ने के लिए। और ये नियम जो है मेरा शुरू से चलता जाएगा। जितने भी बच्चे जो है मेरे इस क्लास में सम्मिलित हैं, चाहे वो 10th क्लास के हो, चाहे वो 11th क्लास के, और आने वाले समय में यदि 12th क्लास के भी बच्चे होंगे, तो प्रत्येक को हम एक दिन का मौका देंगे अल्टरनेट के लिए। अल्टरनेट मतलब एक दिन मैं 11th का बनाऊंगा तो एक दिन मैं वीडियो 12th का बनाऊंगा, ताकि प्रत्येक बच्चे को एक दिन समय मिले, है ना, अपने क्लास को रिवीजन करने के लिए। तो बच्चों ये गिव एजुकेशन है ना, इसमें आपको फ्री में नॉलेज दिया जा रहा है बच्चों। बस सिर्फ आपको थोड़ी सी खर्च होती होगी घर में डाटा, वो भी डाटा कितना खर्च होता होगा बच्चों, मोबाइल में डाटा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 300 MB 400 MB के लिए यदि आप इस प्रकार के एजुकेशन को यदि आप छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं बच्चों। तो 200-400 MB के लिए जो है इस चीज़ को मिस मत करिए, इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बच्चों। जो भी तरह की फ़ायदा होने वाली है, इतनी कठिन मेहनत परिश्रम करने के बाद मैं आपके लिए ही सिर्फ वीडियो बनाता हूं। इसे आप लोग व्यर्थ बर्बाद मत होने दीजिए बच्चों। इसे घर में अच्छे तरह से पढ़िए, अपने साथ किताब में इस प्रकार के थ्योरी को मैच कराइए और उस किताब को पूरा से पूरा पढ़िए। जहाँ भी किताब में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो सबसे पहले आप उस कमेंट में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरी बात है बच्चों कि दूसरे बच्चे को भी मोटिवेट करिए, दूसरे बच्चे को भी मोटिवेट करिए कि वो वीडियो को देखें और पूरा देखें और समझें। ये चीज़ है, पूरा देखें और समझें। यदि आप इस काम के लिए यदि मेरा साथ देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज आपसे बहुत तरह की बातें मैंने किया, बहुत तरह की बात मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया।
तो चलिए ठीक है, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक्स में आऊँगा और मैं आपको उसे स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूँगा बच्चों। तब तक के लिए आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें और इसी प्रकार मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। जिस प्रकार आज मेरे क्लास में आप लोग बन करके वीडियो को देखे हैं, उसी प्रकार आने वाले सभी वीडियो को आप लोग देखते रहें। यही मेरा आप लोगों के साथ गुजारिश रहेगा बच्चों, है ना। ठीक है, समय बहुत हो चुका है बच्चों। आप लोग जो वीडियो आज देखा उसके लिए आप लोगों का लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों। जय हिंद।